ऐसा हर्ष ने क्या कह दिया कि आरती रोने लगी। हे गाइस, मैं आ गई हूँ द डे लव हैपन का नेक्स्ट चैप्टर लेके। आई होप आपने पिछले चैप्टर्स देख लिए होंगे। नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, वरना आपको ये चैप्टर समझ नहीं आएगा और मज़ा भी कम आएगा। और आज से इस कहानी का एक नया रूप देखने को आप लोगों को मिलने वाला है और कहानी ऐसे और इंटरेस्टिंग होने वाली है। साथ ही मैंने इमेजेस को चेंज किया है। आई होप आपको वो पसंद आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी, आज का चैप्टर आरती की वॉइस ओवर से। मेरे कमरे से निकलने के बाद मैं और रोनित बॉयज हॉस्टल की तरफ गए, जहाँ पे रोनित रह रहा था। मैं मेन दरवाजे पर ही खड़ी रही और रोनित हॉस्टल के अंदर जाकर अपना सामान पैक करके ले आया। उसने रास्ते में मुझे बताया कि उसे बस में बात करना पसंद नहीं है। मैंने भी उसे परेशान नहीं किया। मैं खिड़की की तरफ बैठी थी और रोनित अपने फ़ोन में गेम में लगा हुआ था। मैं बैठे हुए हर्ष और प्रमिला के रिश्ते के बारे में सोच रही थी कि वो दोनों साथ में कितने खुश नजर आते हैं। तो क्या मुझे भी रोनित के साथ खुश रहना शुरू कर देना चाहिए? लेकिन मेरे दिमाग में बार बार में वो स्केच बुक आ रही थी। तभी मैंने खुद को समझाया कि मैं रोनित के घर जा रही हूँ और वहाँ जाने के बाद मैं हर्ष के बारे में एक बार भी नहीं सोचूंगी। मैं सोचने लगी कि रोनित के घर में उसकी माँ कैसी होंगी। क्या उन्हें अजीब नहीं लगेगा कि मैं इस तरह उनके घर जा रही हूँ? तभी रोनित ने कहा, थोड़ी देर में हम लोग घर पहुँचने वाले हैं। ये सुनकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो अजीब सा डर फिर से आ गया था। वैसे तो जितना भी मैं रोनित को जान चुकी थी, वो ऐसा लड़का तो नहीं है जिससे मुझे डरना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे एक अजीब सा डर लग रहा था। ये डर भी था कि कहीं रोनित की कहीं कहानी झूठी ना हो। अगर उसके घर पे कोई नहीं हुआ तो? न जाने ऐसे कितने ही सवाल एक साथ मेरे मन में आ रहे थे। तभी बस रुकी और हम दोनों नीचे उतर गए। बस से उतरने के बाद में मेरे पैर सुन्न हो गए थे, जैसे उनमें अब कोई जान ही नहीं बची है। न जाने मैं इतना क्यों डर रही थी। तभी कुछ लड़के हमारी तरफ दौड़कर आए और आते ही उन्होंने रोनित को गले लगा लिया। रोनित से दूर होकर उन सब ने मेरे सामने झुककर हेलो जी कहा। मैं बस उन्हें हैरानी से देख रही थी। तभी उनमें से एक ने कहा, मैं कार लेकर आया हूँ, आप दोनों को घर छोड़ दूंगा। मैंने खुद को समझाते हुए कहा, इतनी दूर आ गई हूँ तो अब पीछे हटने का सवाल नहीं बनता। मैं भी रोनित के साथ उसके दोस्त की कार में बैठ गई। 15 मिनट में उसने एक घर के सामने कार रोकते हुए कहा, लीजिए घर आ गया है, रात बहुत हो चुकी है, आप दोनों आराम कीजिए। ये कहकर उसने रोनित की तरफ देखकर कहा, कल मिलते हैं। और हमारे उतरने के बाद में वो वहाँ से चला गया। अब मैं रोनित के घर के सामने खड़ी थी। उसका घर बड़ा और आलीशान लग रहा था। घर के अंदर जाने के लिए एक बड़ा सा दरवाज़ा और उसके पास में एक बगीचा। बगीचे के एक साइड में पत्थरों से बना हुआ रास्ता और दूसरी तरफ एक छोटा सा पॉन्ड था जिसमें मछलियाँ तैर रही थी। मैं घर के अंदर जा रही थी और मेरा डर उतना ही ज़्यादा बढ़ रहा था, लेकिन हिम्मत करके मैं रोनित के साथ उसके घर के अंदर आ गई। अंदर आते ही रोनित की माँ हॉल में हमें मिल गई। रोनित जाकर अपनी माँ के गले लग गया। उन्हें देखकर मेरे मन में जितने भी सवाल थे वो अब खत्म हो चुके थे और वो डर भी। मैंने गर्दन झुकाकर उन्हें नमस्ते किया। मुझे देखते ही रोनित की माँ ने मेरी तरफ देखा और फिर रोनित की तरफ। तो रोनित ने बिना देरी के कहा, हम एक ही क्लास में हैं, ये छुट्टियों में अपने घर नहीं जाने वाली थी तो मैं इसे यहाँ ले आया। मैं हैरान थी कि उसने ये नहीं कहा कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, पर कहता भी कैसे, क्योंकि मैंने आज तक उसे हाँ ही नहीं कहा था उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए। तभी रोनित की माँ ने मेरे सामने आकर पूछा, तुम कैसी हो, रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? मैंने गर्दन ना में हिलाकर कहा, नहीं मैं ठीक हूँ। उन्होंने अंदर की तरफ देखकर किसी को आवाज़ लगाई और मेरा सारा सामान गेस्ट रूम में रखने के लिए कहा। सामान रखने के लिए कहने के बाद उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, फिर हम साथ में खाना खाएंगे। ये सुनकर मैं और रोनित फ्रेश होने के लिए चले गए। थोड़ी देर बाद में हम डाइनिंग टेबल पे मिले। इस तरह साथ में बैठकर किसी के साथ खाना खाए हुए मुझे 2 साल से ज़्यादा हो चुके थे, क्योंकि पिछले 2 साल से मैं अपने रूम पर ही खाना बना रही थी। हमने खाना शुरू किया कि तभी रोनित ने आगे की तरफ झुककर पूछा, मॉम भाई आ गए? तभी उन्होंने जवाब दिया, तुम दोनों के आने से पहले ही आया था। मैंने खाने के लिए बोल दिया है, लेकिन वो मीटिंग की वजह से थोड़ा लेट हो जाएगा। तभी रोनित ने इशारे से मेरी तरफ देखकर फिर अपनी माँ से कुछ कहा, तो उन्होंने हल्का से मुस्कुराकर कहा, मैं सब कुछ संभाल लूँगी।
ये सुनकर मुझे समझ आ गया कि वो मेरी बात कर रहे हैं। हमारा डिनर लगभग खत्म होने ही वाला था। तभी मेरे सामने की कुर्सी हिली और वो इस पर आकर बैठ गया। तभी रोनित की माँ ने मुझसे पूछा, आरती तुम्हारी मम्मी पापा क्या करते हैं? मैं अपना खाना खाने में बिजी थी, तो मैंने बिना ऊपर देखे कहा, मम्मी हार्ट सर्जन है और पापा टेक्सटाइल का बिजनेस करते हैं। तभी उन्होंने कहा, अंजलि टेक्सटाइल? उस वक्त मैंने अपने खाने का आखिरी निवाला लेते हुए कहा, हाँ, वो मेरी मम्मी का नाम है। ये कहते हुए मैंने अपने सामने की तरफ देखा, तो मेरी सांस और वो आखिरी निवाला दोनों ही मेरे गले में अटक गए। मैंने हिम्मत करते हुए निवाला निगला और ये कहते हुए वहाँ से खड़ी हो गई कि मेरा खाना हो गया है। यहाँ से हर्ष का वॉइस ओवर शुरू हो जाता है। मैं अपना सामान पैक करके कमरे से निकल रहा था कि तभी मेरे पास प्रोमेला का फ़ोन आया। फ़ोन उठाते ही उसने मुझे एक मीटिंग के बारे में बता दिया। इस वक्त मैं किसी भी काम को करने के मूड में नहीं था, लेकिन प्रोमेला के कहने पर मैं उसके साथ वहाँ से निकल गया। तभी प्रोमेला ने मुझे एक फ़ाइल देते हुए कहा, रास्ते में से पढ़ लो, घर पर जाकर मीटिंग कर लेना। मैं उसे मना करना चाहता था, लेकिन मैं कुछ कह ही नहीं पाया। आधे रास्ते होने तक मैंने उस फाइल को पूरी तरह पढ़ लिया था। इतने में प्रोमिला ने दुखी होते हुए कहा, मैं क्या करूं? उसकी बात सुनकर मैंने कहा, क्या हुआ? क्या फिर से उसने कोई परेशानी खड़ी कर दी है? उसने स्टीयरिंग को हाथ से कसकर पकड़ते हुए कहा, नहीं, उसके घर वाले यार, वो समझते क्यों नहीं है? मैं चाहता तो नहीं था, लेकिन मेरे मुंह से हंसी निकल गई। प्रोमिला ने मुझे गुस्से में देखते हुए कहा, तुम्हें हंसी आ रही है? मैंने हंसी को काबू करते हुए कहा, तो मैं क्या करूं? ना तो तुम अपने परिवार वालों को बताना चाहती हो और ना ही वो, तो इसमें मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद तो नहीं कर सकता। प्रोमिला ने गुस्से में कार रोकी और उसने बस की तरफ इशारा करते हुए मुझसे कहा, वो बस तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देगी। मैंने उसकी तरफ हैरानी से देखा और कहा, तुम तो मुझे घर छोड़ने वाली थी ना? तो इससे पहले कि मैं उससे कुछ कहता, उसने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, निकलो, अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ये सुनकर मेरी और हंसी तेज हो गई। प्रमिला का सब्र अब खत्म हो चुका था। उसने मेरे कंधे पे 2-4 मारते हुए कहा, भागो यहाँ से, वरना पिट जाओगे। मैं अपनी हंसी को काबू नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने जल्दी से कार से उतरना ही सही समझा। कार से उतरने के बाद मैंने बस ली। यहाँ से आधे घंटे का रास्ता ही बचा था। आधे घंटे बाद जब मैं घर पहुंचा तो आते ही मुझे मीटिंग में लगना पड़ा। मैं खिड़की के पास बैठकर मीटिंग कर रहा था, तभी मुझे कार की आवाज़ सुनाई दी। वो कार हमारे घर की तो नहीं थी, लेकिन घर के पास आकर रुकी थी। तभी उसमें से रोनित और आरती उतरे। आरती को वहां देखकर मैं मीटिंग को थोड़ी देर के लिए भूल ही गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि आरती यहाँ कैसे हो सकती है, लेकिन आरती सच में मेरे घर पे थी। मैं नीचे नहीं जा सकता क्योंकि मीटिंग में अभी भी टाइम था। मीटिंग खत्म करके मैं डिनर के लिए नीचे आया तो आरती खाना खा रही थी। मैं चुपचाप उसके सामने जाकर बैठ गया। उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो पहली बार इस घर में आई है। तभी चाची ने इशारे से कहा, ये रोनित की क्लासमेट है। क्लासमेट? तो क्या ये दोनों डेट नहीं कर रहे? पता नहीं क्यों, पर मुझे एक अलग सी खुशी हुई इस बात को सुनकर। चाची उससे बात कर रही थी, तभी उसने सामने की तरफ देखा। शायद मेरी वजह से उसके गले में खाना फंस गया था। वो जल्दी से वहां से उठकर चली गई। आरती का तो पता नहीं, लेकिन मैं उसे यहाँ देखकर बहुत ज्यादा हैरान था कि वो यहाँ कैसे आ गई। उसने रोनित पर भरोसा कर लिया। वैसे तो रोनित मेरा भाई है, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ कि वो ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकता जिसकी वजह से किसी को भी परेशानी हो। लेकिन आरती उसके साथ यहाँ आ गई तो जरूर ही वो एक दूसरे को पसंद भी करते और विश्वास भी। आरती का वॉइस ओवर। खाना हो जाने के बाद मैं छत पे जाकर खड़ी हो गई। मेरी दिल की धड़कनें बहुत तेज धड़क रही थी। सच में प्यार में इंसान का दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। मैंने कभी इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया कि उन दोनों की शक्लें इतनी ज्यादा मिलती हैं और आवाज भी, और यहाँ तक कि उनका सरनेम भी एक है। फिर भी मेरे दिमाग में कभी ये बात क्यों नहीं आई कि वो दोनों भाई हो सकते हैं। अब जाकर मुझे समझ आया कि हर्ष मुझसे इतना गुस्सा क्यों था। जब भी वो मुझे और रोनित को साथ देखता था तो उसे इस बात से परेशानी थी कि मैं उसके भाई के साथ हूँ, ना कि वो मुझे पसंद करता है। ये सब सोचते हुए मेरा दिमाग खराब सा हो रहा था। मैंने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। जो कुछ हुआ है वो सपना नहीं, हकीकत है। मैंने आंखें बंद की और खुद को शांत किया और जाने के लिए जैसे ही घूमी, हर्ष मेरे सामने खड़ा था।
उसने आने के साथ ही कहा, अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं तुम्हें क्यों परेशान कर रहा था। मैं हर्ष से बहुत कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तभी हर्ष ने मुझे वो हर बात बता दी जो मैं जानना चाहती थी। उसने कहना शुरू किया, मैंने रोनित की वजह से कॉलेज ज्वाइन किया था, क्योंकि पिछले साल एक लड़की को बचाने के चक्कर में उसने कुछ लड़कों के साथ मारपीट कर दी थी। यहाँ तक कि उसे खुद को भी 3 महीने हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़े थे। तो मैं नहीं चाहता था कि वो फिर से किसी लड़की के चक्कर में पड़कर कोई झगड़ा मोल ले। ऐसे मैंने देखा है कि रोनित तुम्हारी वजह से गुस्सा कम कर रहा है और पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दे रहा है। इस बदलाव की उम्मीद ना तो मुझे थी और ना ही चाची को। ये कहकर हर्ष वहां से जाने लगा। तभी उसने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा, मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे तुम्हारे और रोनित के रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है। जो बात मैं नहीं सुनना चाहती थी वही बात उसने कह दी थी। मैं हर्ष से उसके और प्रमिला के रिश्ते के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। तभी हर्ष ने कहा, रोनित तुम्हारी वजह से इतना बदल गया है, तो इस बात का तुम्हें ही ध्यान रखना होगा कि रोनित फिर से किसी मुसीबत में न पड़े। ये सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा ने मेरा शरीर ही छोड़ दिया है। मैं कैसे रोनित को रोक सकती थी? अभी तो हम दोनों दोस्त ही बने थे और हर्ष मुझे उसकी जिम्मेदारी दे रहा है। तभी हर्ष वहां से जाने लगा। हर्ष को जाता देखकर मैंने हर्ष को पीछे से आवाज दी, सुनो। मेरी आवाज सुनकर वो रुक गया और उसने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा। मैं उससे प्रमिला के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई, तो मैं गहरी सांस लेकर हिम्मत करते हुए उसके पास गई। वो मुझे हैरानी से देख रहा था। तभी मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हें वो स्केच बुक जला देनी चाहिए। ये सुनकर हर्ष सुन पड़ गया। शायद उसे पता नहीं था कि मैंने वो स्केच बुक देख ली थी। उसे इस तरह खोया देखकर मैं वहां से नीचे आ गई। हॉल में अभी कोई नहीं था। मैं चुपचाप गेस्ट रूम की तरफ चली गई। मुझे देखकर रोनित मेरे कमरे के दरवाजे के पास आकर रुका। मैं हैरान हो गई कि वो कमरे के अंदर क्यों नहीं आ रहा, लेकिन अब तक जितना मैंने रोनित को जाना था वो लड़का अलग ही है। तभी उसने मुझसे बात करनी शुरू की। उसने कहा, मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहता था कि जिस भाई के बारे में मैंने तुम्हें बताया था वो हर्ष भाई हैं, लेकिन भाई ने कॉलेज में किसी को भी बताने से मना किया था। मैं रोनित से बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मेरे दिमाग में तो हर्ष की कई बातें घूम रही थी, इसलिए मैंने कह दिया, कोई बात नहीं, मुझे नींद आ रही है तो हम कल बात करते हैं, गुड नाइट। मेरी बात सुनकर रोनित ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है, गुड नाइट, कल बात करते हैं। ये कहकर वो वहां से चला गया। रोनित के जाने के बाद मैंने दरवाजा बंद कर लिया और बिस्तर पर लेट गई। मेरे दिमाग में अभी भी हर्ष की कही बात चल रही थी। उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं रोनित के साथ रहना चाहती हूँ? उसे कभी ऐसा क्यों नहीं लगा कि मैं उसे पसंद करती हूँ? न जाने क्यों, लेकिन मेरी आंखों में आंसू आने लगे और वो लगातार बहते ही गए। हर्ष का वॉइस ओवर। आरती के जाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि उसने वो स्केच बुक देख ली है। तो क्या उसे पता चल गया है कि मैं उसे पसंद करता हूँ, या फिर वो मुझे किसी तरह का छिछोरा लड़का समझ रही है? अब तो मेरा दिमाग ही बिल्कुल ही शट डाउन हो चुका था। मैं अनजाने में सही, लेकिन छत के चक्कर काटने लगा था। इस वक्त मुझे मीटिंग में हुई डील के बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ आरती के बारे में सोच रहा था। अब मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं आरती रोनित और चाची को स्केच वाली बात ना बता दे। पता नहीं वो दोनों मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं तो इस वक्त एक कॉलेज के बच्चे की तरह एक्ट करने लगा था। मैं इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी मेरे पास प्रमिला का फ़ोन आ गया। जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया, उसने तेज़ आवाज़ में कहा, मैं क्या करूं? क्या उसे उसके घर से उठा लाऊं? ये सुनकर मैंने फ़ोन को गौर से देखा और समझने के अंदाज में उसकी बात को दोहराया, क्या किसे घर से उठाना है? प्रमिला ने गुस्से में भरी आवाज़ में कहा, तेरी बीवी को। तुझे पता है ना मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? प्रमिला की आवाज़ में मुझे चिंता और डर साफ नजर आ रहा था। मैंने बात को समझते हुए कहा, क्या हुआ? प्रमिला ने कहा, उसके घर वाले उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। वो ज्यादा दिन बना तो नहीं। ये कहते हुए वो रुक गई। उसकी बात पर मैंने कहा, मुझे लगता है कि तुम दोनों को अब अपने घर वालों को बता देना चाहिए। इस बात पर चिढ़कर प्रमिला ने कहा, अगर तुम्हारी हालत ऐसी होती तब तुम क्या करते? मैंने थोड़ी देर सोचने के बाद में कहा, मेरी हालत तुम जैसी नहीं है, लेकिन तुमसे अलग भी नहीं है। मेरी बात सुनकर जैसे उसके कान खड़े हो गए। वो अपना गम भूलकर मुझ में इंटरेस्ट लेने लगी। उसने जल्दी से पूछा,
कौन है वो? कहाँ की है? कब मिलवा रहे हो? मुझे उसकी उड़ान को रोकते हुए कहना पड़ा, भूल जाओ, वो किसी और के साथ है। इस बात पे उसने अफ़सोस भरी आवाज़ में कहा, सो सैड। कुछ भी हो, तुमसे बात करने के बाद मेरा मन तो हल्का हो ही जाता है। वैसे मैंने उससे बात कर ली है, सब कुछ कंट्रोल में है। कम से कम 1 साल और निकल जाएगा। मैंने जल्दी से पूछा, 1 साल बाद? रोमिला ने गर्व भरी आवाज़ में कहा, उसके बाद में वो डॉक्टर और मैं बिज़नेसवुमन, फिर हमें कौन रोक सकता है? मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, चलो अच्छा है। तभी उसने कहा, कोई मदद चाहिए तो बता देना, उस लड़की को उठा लेंगे। पता नहीं क्यों मेरी ज़बान पे काबू ही नहीं रहा और मेरे मुंह से निकल गया, उठाने की क्या ज़रूरत है, वो इस वक्त मेरे घर पे ही है। मेरी बात सुनकर जैसे उसके फिर से कान खड़े हो गए। उसने जल्दी से पूछा, कौन है, क्या नाम है? चल जाने दे, मैं कल तुम्हारे घर आके देख लूंगी। मैंने उसकी एक्सप्रेस गाड़ी को रोकते हुए कहा, कॉलेज में मिलवा दूंगा, घर मत आना वरना चाची हमारी शादी की बात शुरू कर देंगी। ये सुनते ही उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, चाची को समझाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, याद से मिलवा देना वरना मैं रोनित से पूछ लूंगी। मैंने जल्दी से कहा, उससे कुछ नहीं पता है, उससे पूछने का सोचना भी मत। प्रमिला ने फोन रखते हुए कहा, ठीक है, कॉलेज में मिलते हैं। ये कहकर उसने फोन रख दिया। फोन रखने के बाद मैं खुद पर हंसने लगा। कहा मैंने सोचा था कि मैं इस बारे में कभी किसी को नहीं बताऊंगा और अब प्रोमिला को बता दिया। उसे अब पता तो चल गया है, अब वो शांत नहीं बैठेगी जब तक उसे सारी बातें पता न चल जाए। ये सोचते हुए मैं कमरे में चला गया। तभी मेरे पास प्रोमिला का मैसेज आया, पता करने की कोशिश करो कि वो तुम्हें पसंद करती है या नहीं। ये पढ़ने के बाद मैं सोच में पड़ गया कि किस तरह मैं पता लगाऊं कि वो मुझे पसंद करती है या नहीं। ये सोचते हुए मैंने फ़ोन को साइड में रखा और सोने चला गया। आरती का वॉइस ओवर। रोते हुए मैंने फैसला किया कि मैं अब हर्ष के बारे में नहीं सोचूंगी। शायद वो प्रमिला से प्यार करता है, मुझसे नहीं। हर्ष ने तो साफ कह दिया कि उसे मेरे और रोनित के रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है। उसे तो पता भी नहीं है कि मैं रोनित को पसंद ही करती हूँ, ना कि उससे प्यार। सारी बातें एक तरफ और मेरी तकलीफ इस वक्त एक तरफ थी। थोड़ी देर सोचने के बाद मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया। रोते रोते मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जब मैं उठी तो मैंने फैसला किया कि मैं अब रोनित के साथ अपना रिश्ता बढ़ाऊंगी और हर्ष को बिल्कुल भूल जाऊंगी। उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हर्ष से फासला बनाकर रखूंगी। ये तय करके मैं बिस्तर से उठी और तैयार होने चली गई। जब मैं तैयार होकर बाहर आई तो रोनित की माँ किचन में काम कर रही थी। उन्हें काम करता देख मैं उनके साथ काम में लग गई। मुझे वहां देखकर आंटी ने कहा, आरती तुम रहने दो, काम तो हो ही गया है। मैंने काम में हाथ बटाते हुए कहा, मैं बैठकर क्या करूंगी, इससे अच्छा मैं आपके साथ काम करवा देती हूँ। आंटी ने प्यार से मेरे सिर पर हाथ घुमाकर कहा, ठीक है। मैं और आंटी काम में लगे हुए थे। तभी रोनित और हर्ष अपने अपने कमरे से बाहर आ गए। रोनित का कमरा हॉल के दूसरी तरफ था और हर्ष का कमरा ऊपर की तरफ। नाश्ता तैयार हो गया था तो उनके आते ही आंटी ने नाश्ता करने के लिए कह दिया। हम सभी ने नाश्ता किया और फिर दिवाली के सेलिब्रेशन की तैयारी शुरू कर दी। आंटी बता रही थी कि दिवाली की तैयारी कैसे करनी है। जब दिवाली की तैयारी की सारी बातें हो गई तब मैंने रोनित से कहा, क्या सेलिब्रेशन में पटाखे भी होंगे? अगर हाँ तो मैं नहीं जलाऊंगी क्योंकि मुझे पटाखों से डर लगता है। तभी रोनित ने हंसते हुए कहा, हमारे घर में पटाखे नहीं जलते, हमारे दादाजी को अस्थमा था, इस वजह से हमने कभी पटाखे जलाए ही नहीं। मैंने हैरानी से उन सभी की तरफ देखकर पूछा, फिर आप लोग दिवाली कैसे मनाते हो? तब आंटी ने मेरी तरफ देखकर कहा, हम घर में छोटी सी दावत रखते हैं और हम सब मिलकर खाना बनाते हैं और खूब सारी बातें करते हैं। आंटी की बात में मैंने धीरे से हाँ में गर्दन हिला दी। तभी मैंने आंटी से पूछा, दावत किसके लिए रखते हैं, मतलब दावत में कौन आता है? मेरी बात सुनकर हर्ष ने जवाब देते हुए कहा, दावत उन लोगों के लिए रखी जाती है जो हमारे घर पे काम करते हैं, उनके परिवार वालों के लिए। हर्ष की बात सुनकर मैंने अपने लफ्ज़ों को काबू में करते हुए कहा, ओके सर। तभी रोनित ने चिढ़ते हुए मुझे टोकते हुए कहा, तुम कॉलेज में भाई को सर कह सकती हो लेकिन यहाँ तो तुम उन्हें भैया बोल सकती हो ना। ये सुनकर मेरा मुंह बन गया। भले ही मैं खुद को लाख बार समझा लूं लेकिन मैं हर्ष के नाम के आगे भैया नहीं लगा सकती थी। जो बात मैं सपने में भी गलती से नहीं बोलना चाहती वो रोनित मुझे बोलने के लिए कह रहा है। मैं रोनित को जवाब दे पाती उससे पहले ही आंटी ने कहा, आरती मैं बाजार जा रही हूँ ताकि दिवाली की शॉपिंग कर सकूँ, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी?
उनकी बात सुनकर मैं जल्दी से खड़ी हो गई और उनके साथ चल पड़ी। चलो इसी बहाने से सही, लेकिन मैं बच गई, वरना रोनित की वजह से मुझे हर्ष को भैया बोलना पड़ता। मैं और आंटी मार्केट में बच्चों के लिए खिलौने, किताबें और कपड़े खरीद रहे थे। मैं हैरानी से आंटी की तरफ देख रही थी कि वो अपने घर में काम करने वाले लोगों का कितना ख्याल रखती है, उनके बारे में कितना कुछ जानती है। और दूसरी तरफ मेरे पेरेंट्स हैं, जिन्हें अभी तक ये भी नहीं पता है कि उनकी बेटी इस वक्त कहाँ है। आधे दिन शॉपिंग करने के बाद जब हम घर लौटे तो रोनित और हर्ष घर की सफाई में लगे हुए थे। आंटी ने सामान को अपने सर्वेंट को दे दिया। मैं वहां खड़े होकर उन दोनों की तरफ देख रही थी। रोनित हॉल में रखे सामान को साफ कर रहा था और हर्ष टेबल पे चढ़ के दीवार में लगी फ्रेम को। तभी हर्ष ने मुझे आवाज देकर कहा, आरती, तुम्हारे पास जो कपड़ा पड़ा है वो मुझे देना। इतने दिनों में मैंने पहली बार हर्ष के मुंह से अपना नाम सुना था, वो भी इतना प्यार से। तभी रोनित ने मुझे आवाज देते हुए कहा, आरती, भाई कुछ कह रहे हैं। रोनित की आवाज़ सुनकर मैंने उसकी तरफ देखा और फिर हर्ष की तरफ। हर्ष ने मुझे इशारे से कपड़ा देने के लिए कहा। मैंने खुद को संभालते हुए कपड़ा उठाया और फिर हर्ष को दे दिया। तभी आंटी ने आवाज़ लगाकर कहा, आरती, किचन में देखना कोई है तो उन्हें चाय बनाने के लिए बोल देना। मैंने आंटी की तरफ देखा और कहा, जी आंटी। ये कहकर मैं किचन की तरफ चली गई तो वहाँ कोई नहीं था। मैं जाकर आंटी से कहने वाली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा इतना काम तो मैं कर ही सकती हूँ, इसलिए मैंने हमारे लिए चाय बना दी। जब चाय बन गई तो सबसे पहले मैंने आंटी को चाय दी तो उन्होंने मुस्कुराते हुए चाय का कप लिया और कहा, थैंक्स बेटा, लेकिन तुमने चाय क्यों बनाई? मैंने आंटी की तरफ देखकर कहा, किचन में कोई नहीं था तो मैंने सोचा इतना काम तो मैं कर ही सकती हूँ। मेरी बात सुनकर उन्होंने प्यार से मेरे गाल पे हाथ रखा, जिसे देखकर मुझे सच में लगा जैसे ये मेरा ही घर हो, क्योंकि नानी के अलावा किसी ने मुझसे इतने प्यार से बात नहीं की थी। उसके बाद मैं रोनित के पास गई, जो अभी भी हॉल का सामान साफ कर रहा था। मैंने रोनित को आवाज़ देकर चाय लेने के लिए कहा तो उसने मेरी तरफ देखकर कहा, मैं तो चाय पीता ही नहीं हूँ। ये सुनकर मैंने चाय की तरफ देखा और कहा, तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम चाय नहीं पीते। मैं रोनित से बात कर रही थी, तभी हर्ष वहाँ आया और उसने 2 कप चाय के उठा लिए और चला गया। मैं हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। तभी रोनित ने कहा, भाई को चाय बहुत पसंद है, बड़े पापा की तरह। उन्हें भी चाय बहुत पसंद थी, खास तौर पर बड़ी मम्मी के हाथ की चाय। ये सुनकर मैंने हर्ष की तरफ देखा, जो सीढ़ियों पर जाकर बैठकर चाय पी रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन ये बात सुनकर मेरा गला भर आया। तभी रोनित ने कहा, मैं उस वक्त 10 साल का था, मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि हर्ष भाई ने मुझे और मॉम को बहुत अच्छे से संभाला था। ये कहकर वो अपने काम में लग गया और मैं वहाँ खड़े होकर हर्ष की तरफ देखने लगी। जब हमें कोई लगातार देखता है तो हमें पता चल जाता है कि कोई हमें देख रहा है, और शायद हर्ष को भी पता चल गया था। उसने मुझे एकदम से देखा तो मैं जल्दी से वहाँ से घूमी और आंटी के पास आकर अपनी चाय पीने लगी। हर्ष का वॉइस ओवर। मेरे दिमाग में बार बार में प्रमिला की बात चल रही थी कि उसने कहा था कि मुझे पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि आरती मेरे बारे में क्या सोचती है, लेकिन मेरे दिमाग में अब फिलहाल कुछ नहीं आ रहा था। मैं उसकी बात मानकर कोई बेवकूफ़ी भी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने अभी कुछ नहीं सोचा था। मुझे पता नहीं था कि आरती इतनी अच्छी चाय बना लेती है। इतने वक्त बाद में मुझे मम्मी के हाथ की चाय याद आ गई। शायद इसी वजह से मुझे आरती पहली ही नज़र में पसंद आ गई थी, क्योंकि वो बिल्कुल मम्मी की तरह है। उनकी तरह बात करना, उनकी तरह मुस्कुराना। मैं सीढ़ियों पर बैठकर ये सब कुछ सोच रहा था कि तभी मुझे याद आया कि मुझे शाम की मीटिंग अटेंड करनी है। इसलिए चाय के कप को मैंने आरती के सामने रखा और अपने कमरे में चला गया। पहले मैंने शावर लिया और बाद में मीटिंग के लिए बैठ गया। रात के डिनर तक मेरी मीटिंग चलती रही। तभी चाची ने आवाज़ देकर मुझे नीचे बुलाया और हमने साथ में डिनर किया। मुझे सुनने को मिला कि आज के खाने में आरती ने भी मदद की है। मैं उसे इस तरह हमारे घर में घुलता मिलता देखकर डर रहा था कि कहीं उसने रोनित के साथ रहने का फैसला तो नहीं कर लिया कि वो चाची को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है। डिनर हो जाने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया, क्योंकि मुझे ऑफिस का कुछ काम करना था। दूसरे दिन भी हम दोनों भाई घर की सफाई में लगे हुए थे। ऐसा नहीं था कि जिन सर्वेंट को हमने काम पे रखा तो वो काम नहीं कर रहे थे, वो भी हमारे बराबर काम कर रहे थे, लेकिन घर के कुछ हिस्से को हम दोनों भाई ही साफ करते हैं, जैसे घर का हॉल, मेरे मम्मी पापा का कमरा और स्टडी रूम। जितना काम हो सका उतना हम दोनों करते थे और बाकी का बचा हुआ सर्वेंट कर लेते थे।
मैं और रोनित स्टडी रूम की सफाई कर रहे थे। इतने में आरती बड़ा वाला कप चाय का लेकर वहां आई। लेकिन आज चाय के साथ कॉफी भी थी जो रोनित के लिए थी। कॉफी का कप देखते ही रोनित जल्दी से आरती के पास गया और कॉफी का कप उठाकर रूम से बाहर चला गया, क्योंकि कमरे में तो बैठने के लिए जगह ही नहीं बची थी। हर तरफ किताबें बिखरी हुई थी, जिन्हें साफ करने के चक्कर में हमने नीचे रख दिया था। आरती तब तक खड़ी रही जब तक मैंने चाय का कप नहीं उठाया। जैसे ही मैंने चाय का कप उठाया वो बिना बोले वहां से चली गई। हे गाइस, तो ये आज का चैप्टर आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ गाइस कमेंट लाइक शेयर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है।